कतर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने की द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। कहा प्रधानमंत्री अल थानी के साथ भारत कतर के बीच दोस्ती को और मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच होगी तीसरे दौर की वार्ता। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। राजनीतिक दलों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। अदालत ने पिछले साल सुरक्षित रखा था आदेश। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। 27 फरवरी को 15 राज्यों में 56 सीट पर होगा चुनाव। बीजेपी ने संदेश खाली में हुई घटना की जांच के लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति। जेपी नड्डा ने कहा पश्चिम बंगाल में ध्वस्त हो गई है कानून व्यवस्था। एससी आयोग करेगा घटनास्थल का दौरा। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं आज से सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी परीक्षा। बोर्ड ने बच्चों और अभिभावकों से सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से दूर रहने की दी सलाह। और खेल की खबरों में राजकोट में आज से होगा भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच। 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है दोनों टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कतर में है। संयुक्त अरब अमीरात से प्रधानमंत्री कल शाम सीधे दोहा पहुंचे, जहां उनकी कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री अल थानी के साथ बातचीत शानदार रही। हमने भारत और कतर के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कतर के प्रधानमंत्री के साथ बेहद फलदायी वार्ता हुई है। पिछले दिनों कतर में सजायाफ्ता 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री मोदी की दोहा की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये उनकी दूसरी कतर यात्रा है। दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग बहुत खुश दिखे और उत्साहित भी। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, ऊर्जा साझेदारी, संस्कृति और शिक्षा सहयोग सहित अन्य क्षेत्र में रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। भारतीय समुदाय के 8 लाख से अधिक लोग दोहा में रहते हैं। यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। पश्चिम एशिया में आकार के हिसाब से बने सबसे बड़े मंदिर को करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। 700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मंदिर में उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने विशेष पूजा में भी हिस्सा लिया। पेश है उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। ये हमारी आस्था और संस्कृति के लिए भी अमृत काल का समय है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। अयोध्या के हमारे उस परम आनंद को आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया। आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का
एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। 14 फरवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में अमिट हो गई। ये ऐतिहासिक तारीख वो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में बने नवनिर्मित स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया। भारत के लिए गौरवमयी क्षण, सनातन के लिए प्रफुल्लित होने वाले पल। मंदिर का निर्माण BAPS द्वारा कराया गया है। सुखद संयोग यह रहा कि प्रधानमंत्री ने ही इसकी आधारशिला साल 2018 में रखी थी और साल 2024 में लोकार्पण भी उन्होंने ही किया। ये मंदिर भारत और UAE के बीच समृद्ध संबंधों की एक अद्वितीय मिसाल है। प्रधानमंत्री ने अक्षर पुरुषोत्तम की प्रतिमा की मंगलाचरण के बाद आरती पूजन किया। ये आरती BAPS के 1500 मंदिरों में एक साथ की गई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने राधा कृष्ण, सुभद्रा, बलभद्र, जगन्नाथ, भगवान श्रीनिवास, प्रमुख स्वामी जी महाराज, अयप्पा स्वामी और प्रभु श्री राम, भगवान आशुतोष को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर बुद्धि, विवेक और सौहार्द संपन्नता का प्रतीक बनेगा। मां सरस्वती यानी बुद्धि और विवेक की मानवीय प्रज्ञा और चेतना की देवी। ये मानवीय प्रज्ञा ही है जिसने हमें सहयोग, सामंजस्य, समन्वय और सौहार्द जैसे आदर्शों को जीवन में उतारने की समझ दी है। मुझे आशा है कि मंदिर भी मानवता के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वसंत का स्वागत करेगा। मंदिर में 402 स्तंभ हैं और 7 शिखर हैं। पूरा परिसर 27 एकड़ में बना है। मंदिर 108 फुट ऊंचा है, 260 फुट चौड़ा। यह मंदिर प्रेम, अध्यात्म, अहिंसा, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व के संदेश को समृद्धि देगा। मंदिर की बाहरी दीवारों पर वैदिक काल और पौराणिक काल की कथाओं को उकेरा गया है। सभी दिव्य हो, सब में दिव्यता विद्यमान हो, इसी उद्देश्य से आई ऑफ डिविनिटी भी मंदिर परिसर में स्थापित की गई है। मंदिर में गंगा यमुना के पवित्र जल को भी स्थापित किया गया है। वहीं अंतः सलीला सरस्वती की धारा की प्रतिकृति भी उकेरी गई है। मंदिर निर्माण के खुशी में प्रधानमंत्री ने अल नाहयान के लिए स्टैंडिंग ओवेशन समर्पित किया। वहीं UAE सहिष्णुता मंदिर शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। We recall your stirring words when you describe the philosophy of your government, together with all, progress for all. We also express our great confidence that your visit and your presence here this evening bode well for a future of mutual understanding, cooperation, peaceful pursuit and joint ventures between our two countries. मंदिर परिसर में एक दीवार ऐसी भी है जो एकता का प्रतीक है। ये दीवार बंधुत्व और समभाव का शाश्वत संदेश देगी। प्रधानमंत्री ने भारत के विश्व बंधुत्व वाले संदेश वसुधैव कुटुंबकम को स्वयं अपने हाथों से अंकित किया। शांति का, सहयोग का, समभाव का, कल्याण का भारतीय सनातन संदेश ये नवनिर्मित मंदिर दुनिया को देता रहेगा। हम स्वभाव से ही न केवल सबको स्वीकार करते हैं बल्कि सबका स्वागत भी करते हैं।
हमें विविधता में बैर नहीं दिखता, हमें विविधता ही विशेषता लगती है। आज वैश्विक संघर्षों और चुनौतियों के सामने ये विचार हमें एक विश्वास देता है, मानवता में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंदिर सिर्फ उपासना का स्थल नहीं है, बल्कि मानवता की साझी विरासत के मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत का उद्देश्य परंपरा संस्कृति से सीखकर विश्व शांति और कल्याण के लिए काम करते रहना है। अश्विनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का लोकार्पण किया और वहीं मंदिर के परिसर में ही एक शिल्पपट है जिस पर लिखा है वसुदेव कुटुंबकम। पूरे विश्व के कल्याण की बात करने वाले इस मनोभाव को शिलापट पर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उकेरा गया है। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्र ने। आइए आपको दिखाते हैं। अबू धाबी में बीएपीएस के इस हिंदू मंदिर का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मंदिर के परिसर में ही एक शिलापट है जिस पर वसुधैव कुटुंबकम लिखा है। खुद प्रधानमंत्री ने छेनी हथौड़ी से इस मंदिर के लिखे हुए लिखावट पर उन्होंने अपने भी दर्ज किए वसुधैव कुटुंबकम के उस मनोभाव को, वही मनोभाव जो पूरे विश्व कल्याण की बात करती है। इस मंदिर के अनेक हिस्सों पर मेसोपोटामियन संस्कृति, अरब संस्कृति, अफ्रीकन संस्कृति से समेत 14 ऐसे विशिष्ट प्रसंग उत्कीर्ण किए गए हैं जो कि समूची मानवता को सर्वधर्म संभाव का पाठ पढ़ाते हैं। भारत पूरी दुनिया में एक विश्व मित्र की भूमिका में अपनी भूमिका और ज्यादा मजबूत करने के लिए तत्पर है। किस तरीके से भारत पूरे विश्व के कल्याण में, मानवता के कल्याण में अपना अंशदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी और अपनी सहयोगी मेघना देव के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, बीएपीएस हिंदू मंदिर, अबू धाबी। और अबू धाबी में विराट और वैभवपूर्ण मंदिर के निर्माण को लोगों ने सपनों के सच होने जैसा बताया। यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए ये एक गौरवशाली पल है। उनकी खुशी देखते ही बनती है। मंदिर के लोकार्पण का गवाह बनने के लिए लोग दूर दूर से अबू धाबी पहुंचे थे। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का विश्वार्पण किया, लोकार्पण किया। बड़ी संख्या में भारतवंशी यहाँ पर आए। प्रधानमंत्री के संबोधन को पूरी दुनिया ने सुना। कितना महत्वपूर्ण है, कैसे भारत पूरी दुनिया को शांति, सौहार्द और इस मंदिर के जरिए इस मरुस्थल में एक मरुद्यान जैसा उपहार दी है। बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है हमें। मैं 35 साल से हूँ यहाँ पे और कभी सोचा नहीं कि यहाँ मंदिर बनेगा करके। दुबई में थे, मंदिर छोटा था, बट इंडिया यूएई के जो कॉर्पोरेशन जो है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, इट्स अमेजिंग, ड्रीम कम ट्रू फॉर अस। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सपने भी देखे जाने चाहिए और उसको साकार करने की प्रेरणा भी। एक सपना यहाँ पर साकार हुआ है। We feel blessed। कैसे कहेंगे आप कि कितना ये अद्भुत है? ये हम तो लॉस एंजलिस से आए और हम बीएपीएस के स्वामीनारायण के भक्त हैं, बहुत साल से है। तो ऐसा तो जिसे स्वामी ने बताया कि 1600 मंदिर बनाया है स्वामी ने, जिसमें सबसे बड़ा अच्छा मंदिर ये है क्योंकि ये सबकी भावना साथ में रख के बनाया है। सब रिलीजन लोगों के लिए साथ में यूनिटी से काम किया। वही प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज का सपना था कि सम सूर्योदय भाव और एकता से काम करे, वो इधर दिखाई देता है। इससे हम भी, ही इज़ माई हस्बैंड, तो हम लोग ये स्वामीनारायण सत्संग में बहुत साल से है, अब नियरली 40 years नाउ। इट्स ग्रेट। इन भगवान की प्रतीति तो होती है हमें हमेशा, लेकिन ये कार्य देखने से दृढ़ता हो गई है कि ऐसे संत में ही भगवान प्रकट है और जो कार्य होता है भगवान ही करते हैं। ये जो नामुमकिन को मुमकिन बनाया है वो अबू धाबी का सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है और बीएपीएस संस्था ने जो ये काम किया है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये अद्भुत अद्भुत ब्यूटीफुल मंदिर है, वो सदियों तक यहाँ पे हिंदू धर्म का प्रतिपादन करेगा। और मैं कनाडा से आई हूँ, बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। पीएम साहब ने कहा कि ये पूरी दुनिया को शांति और सौहार्द का पाठ पढ़ाएगा, एक हार्मनी की सीख देगा पूरी दुनिया को।
ये पूरी दुनिया को यहाँ से पीस हार्मनी का मैसेज देगा और मंदिर इज़ अ प्लेस दैट गिव्स यू पीस हार्मनी एंड हैप्पीनेस एंड पूरी दुनिया विल कम हियर एंड दे विल लर्न फ्रॉम हिंदू वैल्यूज़ एंड हिंदू कल्चर। अभी कभी हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे अरब कंट्री में ऐसा एक मंदिर भी बन सकता है। जो एक सपना देखा था वो सच हुआ और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जो अबू धाबी की सरकार है, यूएई की सरकार है, उससे हम बहुत बहुत प्रभावित हो गए हैं। जय स्वामीनारायण। यहाँ पे सब धर्म एक साथ, ये सब बहुत अच्छा लगा। जय स्वामीनारायण। हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का कोर वैल्यू ही है वसुधैव कुटुंबकम। तो इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया है कि ये सद्भावना सभी पूरे विश्व में कायम रखेगा और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मैं जब इस देश में मुझे इस प्रोजेक्ट पे अपना काम करने का कर्तव्य मिला। मुझे मौका मिला एज अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन रिव्यूअर इस प्रोजेक्ट पे, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपना अनुदान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस मंदिर पे। जय स्वामीनारायण। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवंशी दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं और यही मंदिर परिसर में ये शिलापट लगा हुआ है जहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम को चित्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने खुद इसके रंगों को गाढ़ा किया। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने खुद छेनी हथौड़ी चलाकर पूरी दुनिया को संदेश दिया कि किस तरीके से भारतीयता अपने शाश्वत मूल्यों के साथ पूरे दुनिया का कल्याण चाहती है। एक ही हमारा धर्म है जो अपनी आराधना में, अपने मंदिरों में जब पूजा अर्चना करता है तो विश्व कल्याण की कामना करता है। तो इस मरुद्यान में जब घंटियाँ बजेंगी, जब यहाँ पर आरती होगी, जब यहाँ पर अखंड दीप जलते रहेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से दो संस्कृतियां आपस में मिलकर बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अपना संकल्प और उस संकल्प की सिद्धि कर रही हैं। कैमरा पर्सन मनोज नेगी और अपनी सहयोगी मेघना देव के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, BAPS हिंदू मंदिर, अबू धाबी। रुक करते हैं कुछ अब अन्य खबरों की तरफ। तो आंदोलन कर रहे किसानों के साथ आज केंद्र सरकार की एक और दौर की वार्ता होनी है। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चंडीगढ़ में किसानों के साथ बातचीत करने वाले हैं। सरकार बार बार और लगातार कह रही है कि किसान बातचीत के जरिए हल निकालें। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान आंदोलन को लेकर सभी पक्षों के ध्यान रखने की बात कही है और ये भी कहा कि ध्यान रखना होगा कि किसान आंदोलन से लोगों की रोजमर्रा की जो दिनचर्या है वो प्रभावित ना हो। आंदोलन की बात करें तो सिंधु बॉर्डर पर कल दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारी किसान जो आंदोलन करने वाले लोग थे, उनकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। आंदोलन का सबसे ज्यादा खामियाजा आम आदमी, मजदूर और कारोबारी भुगत रहे हैं। किसान आंदोलन ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्रैफिक जाम और कारोबार प्रभावित होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड स्कीम की कानूनी वैधता से जुड़ी मामले में आज अपना फैसला सुनाएगा। पूरा मामला राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जुड़ा है, जिसकी कानूनी वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च कोर्ट का फैसला आएगा। इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने की है। इसमें CJI के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से दी गई दलीलों को सुना था। राज्यसभा में 15 राज्यों के 56 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होने हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है और नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। आपको बता दें कि राज्यसभा में हर 2 साल में लगभग 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है और यहाँ हर 2 साल में 33% राज्यों से सांसदों के लिए चुनाव होते हैं। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न और हिंसा की घटना लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी इस पर ममता सरकार और उनकी पार्टी TMC पर लगातार हमलावर है।
अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी। समिति में 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। सभी सदस्य घटनास्थल का दौरा कर जानकारी इकट्ठा करेंगे, अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपेंगे। जेपी नड्डा ने संदेश खाले की घटना को हृदय विदारक बताया। समिति के सदस्यों की बात करें तो इसका संयोजक केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। अन्य सदस्यों में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक और सांसद बृजलाल हैं। और अब बात बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी हुई। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इस साल भारत और विदेश से 26 देशों से 39 लाख से अधिक छात्र इन बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के 877 परीक्षा केंद्रों पर 5,80,000 से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी कि वो अपने घरों से थोड़ा जल्दी निकलें ताकि समय तक परीक्षा केंद्रों तक पहुंच पाएं। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए मेट्रो की सेवाओं के उपयोग की सलाह दी है। छात्रों को 10 बजे और उससे पहले परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के निर्देश दिए गए। बोर्ड ने 2024 की परीक्षाओं के दौरान लोगों को गलत खबरों और अफवाहों के प्रति सचेत करते हुए अनुरोध किया कि परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग ना लें और संचार के किसी भी माध्यम से अफवाहों को ना फैलाएं। मराठा समुदाय के आरक्षण और अन्य मांगों पर चर्चा के लिए 20 फरवरी को महाराष्ट्र विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मराठा समुदाय के विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए 20 फरवरी को विधानमंडल का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने के लिए मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि आंदोलनकारी मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग के लिए महाराष्ट्र विधानमंडल के विशेष सत्र की बुलाने को लेकर मांग की जा रही थी। भारतीय नौसेना 19 से 27 फरवरी तक 51 नौसेनाओं के साथ अभ्यास करने वाली है। मिलन 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर किया जा रहा है। पेश है हमारी संवाददाता नंदिता डागर की ये खास रिपोर्ट। 19 से 27 फरवरी तक पूरी दुनिया की 51 नेवीज भारतीय नौसेना के न्योते पर विशाखापट्टनम के समुद्र में और विशाखापट्टनम पर एक इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज करेंगी। इसका नाम है मिलन 2024। इनमें से 15 नेवीज जो हैं वो 35 जंगी जहाज भी उन्होंने भेजे हैं इस एक्सरसाइज के लिए। और हार्बर फेज के बाद जो सी फेज होगा 24 से 27 फरवरी तक, उसमें ये सारी की सारी नेवीज जो हैं वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस और टैक्टिकल एक्सरसाइजेस करेंगी। जैसे हमारी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी बढ़ती गई, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव सागर का सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये जब आया तो बढ़ते बढ़ते ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी हो गई है। और हमने डिसाइड किया कि अभी पोर्ट ब्लेयर थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो हमने मेनलैंड में ये एक्सरसाइज शिफ्ट करी और 2022 से विशाखापट्टनम में ये एक्सरसाइज चल रही है। और विशाखापट्टनम में इस साल का जो एक्सरसाइज होगी वो दूसरी एक्सरसाइज होगी। हार्बर फेज जो है उसमें जूनियर ऑफिसर्स एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल इंटरेक्शन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं। और जो बिजनेस एंड है, जो सी फेज है मिलन 2024 का, उसमें मिलकर 7 ड्रिल्स किए जाते हैं जो उनकी इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि एक साथ ऑपरेट करने की उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये एक सागर इनिशिएटिव जो है, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसीज जो है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर इनिशिएटिव और लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके तहत ये विशाखापट्टनम की कोस्ट पर और समुद्र में किया जा रहा है मिलन 2024 19 फरवरी से 27 फरवरी तक। कैमरा पर्सन AK के साथ नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। और अब बात नई दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तकें भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मेले में पहुंचने वाले पुस्तक प्रेमी प्रधानमंत्री की पुस्तकें खोज रहे हैं। कैसी हैं ये पुस्तकें, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने।
वैसे तो हर बार पुस्तक मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी हुई पुस्तकें और उन पर लिखी हुई पुस्तकें आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं और इस बार भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में पीएम की पुस्तकों पर बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार क्या खास पुस्तकें आई हैं और कौन कौन सी हैं नई पुस्तकें, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात कुमार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक हमारे लिए आइकन हैं, नायक हैं। वो जिस क्षेत्र में भी जो उनका चिंतन है वो हम लोगों के लिए एक नया पथ प्रशस्त कर रहे हैं। अभी हमने इस वर्ष उनकी संविधान विषयक जो उनके उद्बोधन है उसका संकलन प्रकाशित किया है, नए भारत का सामवेद। तो क्योंकि उन पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि संविधान को वो तोड़ मरोड़ रहे हैं, पर वो संविधान का कैसे संरक्षण कर रहे हैं, उन्होंने संविधान दिवस की घोषणा की। तो नए भारत का सामवेद में उनके संविधान विषयक भाषणों का संकलन किया है। ऐसे एक दूसरी पुस्तक हमने प्रकाशित की है, उसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। हम सब देख रहे हैं कितनी भव्यता के साथ G20 का उन्होंने यहाँ पर आयोजन किया और वो दृश्य मुझे भूलता नहीं है कि जब विश्व के सबसे बड़ी शक्तियाँ राजघाट पर खड़े होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रणाम कर रही थी। तो ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी की एक सफलता है कि उन्होंने इस प्रकार का अवसर भारत पे उपस्थित किया। तो उनके जितने विदेशों में दिए भाषण हैं उन पर केंद्रित पुस्तक है वसुधैव कुटुंबकम, जिसके अंदर उनकी वैदेशिक नीति दिखती है, कूटनीति दिखती है, जिसका सुपरिणाम हम देख रहे हैं। कतर में जिस प्रकार से 9 भारतीयों को रिहा किया गया जिनके ऊपर फांसी की तलवार लटकी हुई थी, तो इसके लिए नरेंद्र भाई, उनका कर्तृत्व, उनकी नीतियाँ, एक व्यापक संपर्क जो उन्होंने पूरे विश्व में बनाया है, भारत का मान बढ़ाया है, तो इन पुस्तकों से परिलक्षित होता है। कितनी खुशी होती है जब आप प्रधानमंत्री की पुस्तकों को प्रकाशित करते हैं? ये हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में लोगों के अंदर इतनी जिज्ञासा है, जागरूकता है, वो जानना चाहते हैं उनका DNA क्या है, कहाँ से उनको इतनी ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है कि वो अहर्निश राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। तो उनके लिए कुछ कर पाना एक गिलहरी प्रयास है हमारे लिए। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और भी ज़्यादा जानना और समझना चाहते हैं तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले चले आइए, जहां आपको उनके बारे में बहुत सी पुस्तकें देखने को मिल जाएंगी। कैमरामैन शारदा रंजन के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश नया सवेरा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।